कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इस लाइफ में हम लोग हमेशा ही फेल होते रहते हैं। कुछ भी करो, सक्सेसफुल होने की कोशिश करो, प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप या स्कूलिंग एजुकेशन करियर, किसी भी चीज़ में हम लोग कोशिश करते हैं और फेल होते जाते हैं। कल फिर एक नई चीज़ समझ में आई थी हम लोगों को कि अगर ये दुनिया गेम है तो उसके रूल्स क्या हैं। उसका सबसे पहला रूल ये है कि आपको खुद ही इसके रूल्स खोजने पड़ेंगे अपने आप। कोई बताएगा नहीं। किसी और गेम में कैरम है, चेस है, तो कोई सीनियर बता देता है आपको कि घोड़ा सीधे चलता है या तिरछे चलता है, जो भी। इसके रूल्स आपको खुद ही खोजने पड़ेंगे। और क्या होता है जब आपको रूल्स नहीं पता होते? तो अगर किसी गेम को खेलें और उसके रूल्स आपको नहीं मालूम है तो क्या होता है? मान लीजिए आपको मैं पहली बार बोलूं शतरंज खेलो और आपको ये भी नहीं पता कि प्यादा कहाँ चलता है, और सामने वाला आपके सामने वो सुपर प्लेयर है, शतरंज खिलाड़ी आनंद विश्वनाथन आपके साथ खेल रहे हैं और आप पहली बार शतरंज खेल रहे हैं, तो क्या होगा आपका? 3-4 कदम खेलेंगे, 3-4, उसके बाद हार जाएंगे। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। हम लोग जैसे ही कुछ करते हैं बार बार हार जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है जिंदगी के साथ वो बहुत पुरानी खिलाड़ी है लाइफ। हम नए हैं। लेकिन हमारा छोटा भाई जो है वो मुझसे छोटा है, उसको मैंने सिखाया था कि हाथी कैसे चलता है, घोड़ा कैसे चलता है, और अब वो नेशनल चैंपियन हो चुका है डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं है कि हम रूल्स सीख नहीं सकते, हम रूल्स सीख सकते हैं। और ये अच्छी खबर है। कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको रूल्स क्या हैं? जितनी बार आप हारते हैं ये जान जाइए मैंने कुछ गड़बड़ किया है, एंड आउट ऑफ दैट गड़बड़ आपको ये मालूम करना है कि लाइफ का रूल क्या है। एक बार रूल समझ में आ गया तब सक्सेस बहुत दूर नहीं है, ठीक है? और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें कहीं रूल छुपा हुआ है, तो उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। सहर कह रहे हैं कि हमारे पास जो है, व्हाट अ मैन इज और हैज ऑलरेडी, जो भी आदमी है या पहले से है उसके पास है, कैनॉट बी विल्ड और डिजायर्ड बाय हिम। जो चीज आपके अंदर पहले से है आप उसको इच्छा से ले नहीं सकते, आप उसकी डिजायर नहीं कर सकते जो आप ऑलरेडी हैं। इनवेरिएबली वी कैन विल ओनली समथिंग विच वी हैव एंड आर नॉट ऑलरेडी। हम खाली वही चीज चाह सकते हैं जो हमारे पास नहीं है या जो हम नहीं है, विच इज एसेंशियली फॉरेन टू अस। तो जो चीज हम चाहेंगे वो हमसे फॉरेन ही होगा, हमसे दूर होगा, हमसे अलग होगा। As all that we can desire brings us suffering and is in consequence inadequate to us, and all unhappiness and misfortune come to us from without, it is wise to withdraw into ourselves on complete desirelessness and self-contentedness. ये एक रूल है लाइफ के लिए, लेकिन ये रूल हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज अभी भी हमको लगता है कि जिस रूल को हम पहले से जानते हैं, हमने अपने ढेर सारे रूल्स मान रखे हैं कि दुनिया फेयर है, ऐसे मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। ऐसा नहीं होता है। बहुत बार मेहनत करने से फेलियर मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज दिस लाइफ, दिस गेम इज नॉट टू विन सक्सेस, इट इज, इसका जो आपको लास्ट में जो कप जीतना है ना, वो सक्सेस नहीं है। लास्ट में क्या आपको खोजना चाहिए, किस चीज के लिए आपको काम करना चाहिए, दैट इज योर सेल्फ। आप खुद क्या हैं उसको अगर आप नहीं खोज रहे हैं तो यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। आप ऐसे रेस कोर्स पे दौड़ रहे हैं जिस बाकी कहीं और, लाइफ कहीं और जा रही है, आप कहीं और जा रहे हैं, तो आपको हारना ही पड़ेगा। तो रूल क्या है? जो भी चीज आपको दुख दे रही है, जो भी चीज आपको मिसफॉर्च्यून दे रही है, उससे अपने आप को विथड्रॉ करो, उससे अपने आप को अलग करो। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप डिजायरलेसनेस, एक ऐसी स्टेट में पहुंच पाए। जबरदस्ती मत करिएगा अभी कि हम डिजायरलेस होना चाहते हैं, इच्छा नहीं करना चाहते। बस ये अभी जानते रहे रूल्स को, बिकॉज जब रूल्स आप सीखते रहते हैं, आप खेलते रहते हैं और गिव अप नहीं करते। आमतौर पे हम लोग गिव अप कर देते हैं, 2-4 बार ट्राई करते हैं। गिव अप के अलग तरीके हैं, फिल्म्स हैं, मूवीज हैं, दारू है, सिगरेट है, फ्रेंड्स हैं, कुछ भी जो चीजें हैं ये सब बेसिकली गिव अप करने के तरीके हैं। वी आर हैप्पीएस्ट व्हेन अलोन, ये चीज बहुत कम लोगों को मालूम है। और हमारे लिए तो ये खासतौर से डरावना लगेगा कि अकेले हैं तो हम खुश हैं, ऐसे कैसे? हम तो सब दोस्त खोजते हैं। लेकिन ये किसका एक्सपीरियंस है? ये उन लोगों का एक्सपीरियंस है जो इस गेम को जीते हैं। पीपल लाइक बुद्धा।
हम तभी सबसे खुश रहते हैं जब हम अकेले होते हैं एंड फ्रीड फ्रॉम एवरीथिंग दैट वी हैव एट्रीब्यूटेड टू आवरसेल्व्स। एट्रीब्यूटेड मतलब जानते हैं हमने, और जब हम उन सभी चीजों से खाली होते हैं जिसको हमने एट्रीब्यूट कर रखा है अपने आप से। एट्रीब्यूट मतलब मत्थे मड़ रखा है, ले लिया है। जहां गए दुकान में एक सामान उठा लिया, अच्छा लग गया, एक लड़की अच्छी लग गई, हम उसके ऊपर पीछे पीछे पड़ गए। इट्स एट्रीब्यूशन दैट वी हैव टेकन ऑन आवरसेल्व्स, मत्थे मड़ा हुआ है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ मेटाफिजिकल विजडम टू द प्रैक्टिकल लाइफ। यही सीक्रेट है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो यही सीक्रेट है कि आप तभी सबसे खुश रहेंगे जब आप अकेले रहेंगे। बट आपको खोजना पड़ेगा खुशी। अभी तो दुखी हैं हम। द सेल्फ नो लॉन्गर लॉस्ट इन कॉग्निशन, वो सेल्फ जो कॉग्निशन में खोता नहीं अपने आप को। कहानियां सुनी है मैंने कि गुरुओं के पास लोग जाते हैं और गुरु उनको टेस्ट लेते हैं। जनक के पास कोई एक साधु ने अपने डिसाइपल को भेजा था, एक साधु ने अपने जूनियर साधु को भेजा था जनक के पास कि जाओ। जनक ने उनको अपने नीचे अप्रेंटिसशिप कराने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए पहले टेस्ट लिया। एक बाउल में भर के दूध या तेल जो भी दिया एकदम ऊपर तक, ब्रिम तक, और उसको बोला कि तुम मार्केट से घूम के वापस ले आओ। हम भी नहीं पास करेंगे, पैदल या साइकिल पर, किसी भी चीज में आपको बाल को जब ले जाना है तो बगल में जब कुछ हो रहा है तो आप नजर उधर देखेंगे तो ये गिर जाएगा। तो आप जहां पर भी कुछ देखेंगे देयर इज अ डिजायर, देयर इज अ कॉग्निशन। तो जब वो साधु वापस आ गया इसको बिना गिराए, तब जनक ने उसको सिखाया। तब जब आप कॉग्निशन में अपने आप को खोते नहीं है, एक्सटर्नल वर्ल्ड के कॉग्निशन में, एंड यू रिटर्न टू योर सेल्फ, रिटर्न टू इट सेल्फ एंड दस कंसीव एवरीथिंग एल्स एज नॉट सेल्फ, एज इफ नॉन एग्जिस्टेंट। ये बहुत गहरी स्टेट की बात कर रहे हैं हम। अगर आप ये स्टेट हासिल कर सके तो आप ये जान लीजिए इस स्टेट से बाकी सब चीजें हासिल हो जाती है। लेकिन एक और चीज है, इस स्टेट के बाद आप बाकी सब चीजों के पीछे भागते भी नहीं है। इस चीज को करने के लिए आपको बहुत गहरा फोकस आना चाहिए। ये जबरदस्ती नहीं आता, ये तभी आता है जब आपको एहसास हो जाता है ये बहुत जरूरी है मेरे लिए और इसके लिए मैं सारे शाम दाम दंड भेद सब कुछ करूंगा। घर छोड़ना होगा घर छोड़ूंगा, अगर मुझे योग करना होगा, ध्यान करना होगा, रोज सुबह उठ करके एक्सरसाइज करना होगा, अपने आप को हेल्दी रखना होगा, तो सब कुछ करूंगा। तभी पॉसिबल हो पाता है, और एक दिन में भी नहीं पॉसिबल होता, बहुत साल लगते हैं इसके लिए। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द अनत्ता आइडिया, द नथिंगनेस इज द tabernacle of the most holy of our own essence and thus of the whole the world ground and so of God। जो अनत्ता आइडिया हम कल डिस्कस कर रहे थे, कल मैं बता रहा था ना कि मैं सपना देख रहा था, मेरे बगल में मेरा बच्चा सोया है और मैंने सपने में अपने बच्चे को किडनैप होते हुए देखा। मैं वहां रोया, फिर वापस आया, मैंने फिर बच्चे को देखा, फिर वहां पर बच्चा है, फिर से मैं सपने में गया, फिर से वही सपना देखा, फिर से रोया। तो कौन सी चीज है जो यहां से वहां जाती है और वापस आती है? ट्राई टू जस्ट, अगर इमेजिन भी करने की कोशिश करिए तो हम इमेजिन नहीं कर सकते वो क्या चीज है, बिकॉज हम सोते हैं, बगल में बच्चा है, उसकी फीलिंग है, कॉग्निशन है, और जैसे ही नींद में गए सक करके ट्रांसफर हुआ कुछ, और वहां पर हम अपना ड्रीम का वर्ल्ड जी रहे हैं। तो जो चीज ट्रांसफर हुई वो अनत्ता है। वो क्या है हम जानते नहीं, उसको हम आत्मा भी नहीं बोलेंगे अभी। वही स्टेट है जो सबसे होली है, सबसे पवित्र है। वही स्टेट है जो हमारी अपनी एसेंस है, और वही स्टेट है जो नथिंगनेस है। इसी में गॉड्स रहना पसंद करते हैं। अदर्स बिसाइड्स बुद्धा हैव सीन द ट्रूथ ऑफ दिस। बाकियों ने भी देखा, बहुतों ने देखा है, बुद्धा के अलावा भी इस चीज को देखा है। एक थे गौथ, 1832, आज से करीब 250 साल पहले। वो कहते हैं, बड़ा अच्छा अलग स्टेटमेंट है ये, वी ऑल सफर फ्रॉम लाइफ। हम सब जिस बीमारी से सफर कर रहे हैं उसका नाम है लाइफ। इन दिस योर नथिंग आई होप टू फाइंड द ऑल। जो तुम्हारा नथिंग है, जब आप किसी साधु को देखते होंगे, कभी आपने देखा है किसी साधु को? मैंने देखा है, एक वहां मिर्जापुर में एक भाई साहब थे, वो अक्सर हमारे यहां आते थे, नदी के किनारे रहते थे। वो एक पुराना सा घर किसी ने दे रखा था, वहीं नदी में नहाते थे, आकर दिन भर कुछ करते थे। उनको देखते हैं तो आपको क्या फील होता है कि बेचारा गरीब, नथिंग है ऑलमोस्ट। तो बोलते हैं आपके नथिंग में मैं अपना सब कुछ पाने की उम्मीद रखता हूं। इन दिस योर नथिंग, जो आम आदमी का नथिंग है, आई होप टू फाइंड द ऑल। मैं सब कुछ उसमें पाने का उम्मीद करता हूं। एंड द होल कंजरिंग ट्रिक्स
consists in our giving up the existence in order to exist. Conjuring एक मूवी बनी थी, बहुत डरावनी पिक्चर थी. Conjuring का मतलब होता है जुदाई, बिछड़ना. तो ये जो बुद्ध लोग करते हैं ध्यान व्यान में, वो कोई अजीबो गरीब कॉन्जरिंग है. ये पूरी जो कॉन्जरिंग की ट्रिक है, उसमें क्या होता है, हम गिव अप करते हैं एग्जिस्टेंस को, इस दुनिया को. किस लिए? ताकि हम एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकें, ताकि हमको मरना ना पड़े. शोपेनहावर 1860 में आए थे. इनके कुछ साल बाद, करीब 30 साल बाद, गॉथ के, वो कहते हैं सिंस ऑल विलिंग इज एरर, जो कुछ भी चाहना है. अभी आप समझेंगे एक चीज, अभी मैं चाहता हूं आज कुछ खास चीज समझाना चाहता हूं, उसी का प्राइमिंग है. सारे डिजायर, सब इच्छाएं एरर है. द लास्ट वर्क ऑफ इंटेलिजेंस इज टू एबॉलिश विलिंग. इसलिए सबसे लास्ट इच्छा कौन सी होनी चाहिए हमारी? वो ये कि हम कैसे विलिंग को, इच्छा को ही खत्म करें. ये एक लास्ट इच्छा तो चाहिए हमको. whose aim and ends it had hitherto served, ताकि वो अपना लास्ट काम कर सके और फिर खत्म हो जाए. Accordingly, even the most perfect intelligence possible can only be a transient stage on that which no knowledge can ever reach. सबसे अच्छा नॉलेज है वो बीच का रास्ता है. हम उसको पढ़ेंगे, जैसे अभी हम जो पढ़ रहे हैं, इस नॉलेज से हम वहां पहुंचेंगे जिसको कोई नॉलेज समझ नहीं सकता. बात कर सकते हैं, भजन गा सकते हैं, उसके पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन उसको जीने के लिए, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए वी डोंट स्पीक, वी गो इनटू अ स्टेट विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय नॉलेज. शब्दों से हम उसको नहीं बयां कर सकते. एक बड़ी खास चीज है, मान लीजिए आप उसको पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, आप अपनी नौकरी चाकरी कर रहे हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं, शौकिया पढ़ रहे हैं, जैसे नॉवेल्स पढ़ते हैं, और उम्मीद करते हैं कि चलो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि आत्मा क्या होती है, नथिंग होता है, और अच्छी अच्छी बातें, हम ईमानदारी रखेंगे, किसी को लूटेंगे पटेंगे नहीं, थोड़ी बहुत इच्छाएं सबको होती हैं, वो भी हम भी कर लेंगे. क्या उससे हम एनलाइटन हो जाएंगे? नो, ऐसा नहीं है. डेथ के पहले हमको एक खास एक्सपीरियंस आना है, तभी वो पॉसिबल होगा. नहीं तो कोई न कोई इच्छा हमारे अंदर बची रह जाएगी, जो हम मरेंगे तो अगली बार फिर से नई इच्छा आएगी. डाइंग, जब आप एनलाइटन होके मरते हैं, देन इज सिंपली द अबेंडनमेंट ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी एंड दस ऑफ द एंटायर पर्सनैलिटी. जो आदमी एनलाइटन होके मरता है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है. वो खाली क्या कर रहा है, अपनी बॉडी के एट्रीब्यूट्स, जो भी उसने बॉडी है, क्या हमने खाना पीना इकट्ठा करके बॉडी में चढ़ा लिया है, जैसे कपड़े पहन लिए हैं, इसी को छोड़ता है और अपनी पर्सनालिटी को छोड़ देता है, बस. Whoever detaches himself from this personality, जो अपनी पर्सनालिटी से अपने आप को डिटैच करता है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, इसी जिंदगी के दौरान, डाइज बिफोर डेथ, उसको मौत से पहले मरना होता है. इनफैक्ट जो एक्सपीरियंस समाधि के होते हैं साधुओं के, वो उनकी हार्ट बीट रुक जाती है, सांस रुक जाती है, और ये कुनकुने एफर्ट से नहीं होता कि हमने पढ़ लिया, सीख लिया, ठीक है चलो. इट नीड्स ऑल आवर एनर्जी, एवरीथिंग इट रिक्वायर्स. बिकॉज हम जो खाली टाइम पे पढ़ रहे हैं और बाकी टाइम जो हम बिजी हैं, उसमें तो ढेर सारे डिजायर्स पैदा कर रहे हैं, वो भी तो काम कर रहे हैं. लाइफ का जो सम है वो तो पूरा का पूरा इकट्ठा है. एक भाई साहब हमसे मिले आज, अभी मेरी तरह ही नौकरी कर रहे हैं. उनके पास 30 लाख की कार, 2.5 लाख की बाइक, आपको देखनी चाहिए उनकी बाइक, परसों आएंगे वो, फॉर्च्यूनर है उनके पास. घर 2 करोड़ का घर है उनके पास. फिर मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये सब खुद ही कमाया? बोलते हैं लोन है 3 करोड़ का. मैंने ये बात किसी और को बताई हमारे सेंटर पे, तो लड़का बोलता है, सर जब मरेंगे भैया, मान लो लोन नहीं भर पाए पूरा, तो लोन तो बच्चों को भरना पड़ेगा. बट व्हेन यू डाई विथ सम डिजायर्स, अभी भी मैं कहूंगा डिजायर को मारने की कोशिश मत करिए. ये इक्का डिजायर को मारने की बात नहीं हो रही है. ये कुछ चीज अगर समझ में आ जाती है तो पूरा का पूरा माइंड और बॉडी उस चीज के पीछे लग जाता है. जैसे उस टीनेजर को पूछिए जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भागने लगता है, उसकी सारी एफर्ट उसमें लग जाती है. या उस बाप को पूछिए जो अपने बच्चे को ये लिए सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करता है, उसको पढ़ाने की कोशिश करता है. या देखा है कभी अपने आप एनर्जी आती है उसमें, आपको एफर्ट नहीं करना होता.
जो भी अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को मरने से पहले डिटैच कर लेता है, वो डेथ से पहले ही वो डाई हो जाता है, मर जाता है, इस दुनिया के लिए, अपने लिए नहीं। फॉर हिम, उसके लिए, द फिजिकल डेथ मियरली सील्स द डिटैचमेंट एंड हिज गोइंग ओवर इनटू द एब्सोल्यूट स्टेट एज बुद्धा डिफाइंस द सिचुएशन। और जब वो मरता है तब वो फिक्स हो जाता है कि दोबारा पैदा नहीं होगा। उसकी ये स्टेट जो है, वन ऑफ द बेस्ट स्टेट दे से, नथिंगनेस, वो सील हो जाती है, देन ही डजंट कम बैक। इसको एक 49 सूत्रा में बोला भी गया है, कैसी स्टेट है, हेवन कैसी स्टेट है। बोलते हैं, बट आई गुड सर से परमानेंट, मैं इस स्टेट को परमानेंट कहता हूं। क्यों? बिकॉज इट इज परमानेंट, क्योंकि ये स्टेट डिस्टर्ब नहीं होती। आई से इट इज स्टेबल बिकॉज इट इज स्टेबल, मैं इसको कहता हूं बहुत शांत है, बिकॉज ये असल में शांत है। आई से इट इज एटर्नल बिकॉज इट इज एटर्नल, और ये इसका कोई और छोर नहीं है, ये मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूं अपने आप को, अब कभी मैं मरूंगा नहीं, इसका कोई और छोर नहीं है, बिकॉज इट इज एटर्नल, क्योंकि सही में ऐसा मैं देख पा रहा हूं अपने आप को। दिस इज जस्ट वॉट आई से, ये वही है जो मैं कह रहा हूं। दिस इज नॉट बॉर्न, ये पैदा नहीं हुआ है। इट डज नॉट एज, ये बूढ़ा नहीं होता है। इट डज नॉट डाई, ये मरता नहीं है। इट डज नॉट पास अवे, जाता भी नहीं है। इट डज नॉट अपराइज, अपराइज का मतलब है इसके अंदर कोई विद्रोह नहीं होता। हम लोग फैमिली में विद्रोह करते हैं, एक टीनेजर अपने माँ बाप से विद्रोह करता है, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से विद्रोह करता है, एक हस्बैंड अपने वाइफ अपने हस्बैंड से करती है। एक स्टेट ऑफ माइंड ही तो होती है, लेकिन इस स्टेट में कोई अपराइज नहीं होता, कोई विद्रोह नहीं होता। एंड बिकॉज देर इज नॉट अनदर फर्दर एस्केप, और इसमें से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देर इज नॉट अनदर फर्दर एस्केप, इसमें से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब हम शुरुआत करते हैं जो बेसिकली जो मैं आज आपको बताना चाहता था। बट वेयर देर इज अ पेरिशेबल एंड इम्परमानेंट, देयर कैन ओनली बी पेन एंड सफरिंग। जहां पर भी कोई भी चीज पेरिशेबल है, खत्म हो सकती है, और इम्परमानेंट है, जो परमानेंट नहीं है, खत्म होने वाली, मरने वाली है, देयर कैन ओनली बी पेन एंड सफरिंग। वहां पर खाली तकलीफ और दर्द ही पॉसिबल है। This, which was so clearly perceived by Buddha, has been well understood by others. इस चीज को खाली बुद्धा ने देखा नहीं, और भी बहुत लोगों ने देखा है। शोपेनहावर ने, वही 1860 में जो थे, उन्होंने क्या देखा, ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक नया वर्ड आएगा। Whoever hopes to assuage the suffering of pleasure, whoever hopes to assuage the suffering of the pressure of the will through satisfaction thereof, in that he secures the fulfillment of every desire, whereupon there at once arises a new desire, and hence a new pain demanding relief, resembles a man who cures the separate symptoms of venereal disease, whose source is the virus he carries within himself, whereupon a fresh and worse symptom ensues. लंबा सेंटेंस है। कोई भी इंसान जो ये उम्मीद करता है कि वो एसुएज कर देगा, एसुएज मतलब खत्म कर देगा, बुझा देगा। कहीं अगर आग जल रही है, उसको बुझाया जाता है। अगर कोई ये सोचता है कि वो कोई, हम लोग अपने सफरिंग को खत्म कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, वो सफरिंग जो हमको निकल के आती है विल की वजह से, हमने कोई चीज चाही। वो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है कि बहुत खुश हैं, जिनसे मैं मिला था बहुत परेशान थे, बता रहे थे मैंने मजबूरी में, उन्होंने एक होम लोन लिया बड़े से घर का, उसके बाद एक बिजनेस चालू किया, उसका लोन लिया। अब लोन भरने में कम से कम 15 साल तक जब वो नौकरी करते रहेंगे तो उनके पास खाली खाने के लिए पैसा रहेगा, बाकी सब पैसे जाते रहेगा। 2 करोड़ के घर हो सकता है 3 करोड़ का हो जाए, लेकिन आपको लगता है जो आदमी 3 करोड़ के घर में रहेगा, उस घर को छोड़ करके छोटे से घर में जाके कहीं और रहेगा? बिकॉज उस 3 करोड़ का घर हो चाहे 10 करोड़ का घर हो, वो अब फंस चुका है। ही इज नॉट गोइंग टू बी एफ्लुएंट फॉर नेक्स्ट 15 years अनलेस some miracle happens, because उसके पास टाइम कहाँ रहेगा। जो भी ये सोचता है कि मैं अपनी इच्छाओं की प्रेशर की वजह से को खत्म कर सकता हूं, उनको सेटिस्फाई करके। भाई जैसे हम लोग, बहुत से लोग बोलते हैं सर ठीक है आप कह रहे हैं कि इच्छाएं मत करिए, डिजायर लेस हो जाए, बस एक इच्छा है सर, हम इसको पूरी कर लेते हैं, मैंने शादी करने की इच्छा, इसको पूरी कर लेता हूं। तो जो भी आदमी इच्छाओं को पूरी करके, नहीं हम कहते नहीं है एक बार मन की भड़ास को निकाल लूं, पिक्चरों में दिखाते हैं, एक लड़की थी, वो उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ दिया, तो उसके दूसरे लड़के ने उसको बोला कि तुम अपने उसको पुराने बॉयफ्रेंड को गाली दो फोन पर। कौन सी पिक्चर थी वो? जब वी मेट में। तो आप ये इच्छाएं जब सेटिस्फाई करके आप सोचते हैं कि वो खत्म हो जाएंगी, बुझ जाएंगी, वो ऐसा ही है जैसे किसी को
वेनरल डिजीज है, कोई अंदर स्किन की या कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई और भी प्रॉब्लम है, और उसके एक एक सिम्टम को मारने की कोशिश कर रहा है, खत्म नहीं होती है। अगर आप एक इच्छा को खत्म करिए तो वो उससे सारी इच्छाएं कहां खत्म होती हैं? एक सिम्टम खत्म हो जाएगा लेकिन सारी बीमारी खत्म नहीं होती। He added, उन्होंने ये भी कहा शोपेनहावर ने, but the man who suppresses the will within himself and he instead of hoping for alleviation and peace from object stops the source of evil, namely the will, which alone gives objects the power to disturb his peace, resembles one who destroys the virus itself. लेकिन जो इंसान ये समझ जाता है कि बॉस प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं एक इच्छा पूरी कर लूं या दूसरी, मैंने देखा है कि इस इच्छाओं से इसका बेसिकली सोर्स ये है कि सारी इच्छाएं हमारे अंदर से आती रहती हैं, अब ये कैसे खत्म हो, मुझे उस पर काम करना है। जो ये सोचेगा, रूट पर काम करेगा, वही अपनी सफरिंग को खत्म कर सकता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इट इज वेरी इंटेंस जो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं, एंड इट इज ऑल्सो न्यू, और ये बहुत आसान है मिस कर जाना, दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है इसको तो दिमाग हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा, हमारी वैल्यूज जिंदगी भर के लिए बदल जाएंगी। मेरे साथ हुआ है ये इसको पढ़ने के बाद। अगेन, whoever tries to measure the happiness of life according to pleasures and delights has taken false standard. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं हम लोग, है ना? क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? कैसे आप मेजर करते हैं किसी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस? कि आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास वार्डरोब में कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आपके पास कौन कौन से गैजेट हैं, आपके पास कार कितनी है, यही तो आपके हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस है। क्योंकि आप जब किसी और को देखते हैं आपसे ज्यादा सक्सेसफुल तो आप दुखी होते हैं, आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस बढ़ाना चाहते हैं। ये कह रहे हैं जिसने भी अपनी हैप्पीनेस का स्टैंडर्ड प्लेजर के हिसाब से बांध रखा है वो गलत है। आपने कभी 1 किलोमीटर आलू खरीदा है? 1 किलोमीटर आलू नहीं, आधा किलो अमरूद तो खाए होगा, आधा किलो, मैं गलत बोल भी नहीं पा रहा हूं। 4 डिग्री आलू, टेम्परेचर गलत है ना, हिसाब आपको जो हिसाब है उसी से तो नापना पड़ेगा। जो भी आदमी ये हिसाब लगा रहा है अपने प्लेजर से, अपने डिलाइट से कि मैं कौन कौन से संसाधन मेरे पास हैं जिससे मैं खुश हो सकता हूं, वो गलत नाप ले रहा है। अब ये स्टेटमेंट सुनिएगा, मैंने इसको बहुत देर तक सोच करके इसके लिए, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल्सो। फॉर प्लेजर्स आर एंड रिमेन नेगेटिव। प्लेजर्स मतलब जानते हैं, कोई भी चीज आप हासिल करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं प्लेजर्स आर, प्लेजर्स हैं और रहेंगे नेगेटिव। ये नेगेटिव कैसे रहेंगे प्लेजर्स? फिर मैंने नेगेटिव का मतलब खोजने की कोशिश की, अभाव, घटाना, तो माइनस होता है। फिर मेरे को एक नया वर्ड सूझ आया। प्लेजर्स आर, मेरे हिसाब से जो हमारे मौज मस्ती हैं, दे आर काश। काश नहीं होता प्लेजर्स, काश मेरे पास ये कार होती, काश मेरे पास ऐसी नौकरी होती। तो जो चीज नहीं होती वही तो हमारा प्लेजर है। आती है हमारे पास कभी कभी, फिर आने के बाद फिर एक नया काश हो जाता है। तो इनके हिसाब से प्लेजर्स आर, प्लेजर्स हमेशा होते हैं और रहेंगे नेगेटिव, काश होते हैं। पेन ऑन द अदर हैंड इज फेल्ट पॉजिटिवली, और जो तकलीफ है वो तो पॉजिटिवली फील होती है। हम अभी खाली बैठे हैं तो पेन में ही है, Isn't it very, it's opposite। हम लोग क्या मानते हैं कि प्लेजर्स को हम पॉजिटिव मानते हैं और पेन को हम नेगेटिव मानते हैं कि नहीं होना चाहिए पेन, जबकि पेन हमको एक्चुअल महसूस होता है पॉजिटिवली। चाहे बॉडी का पेन हो, चाहे गरीबी का पेन हो, चाहे किसी भी तरह का पेन हो, हमको फील होता है पॉजिटिवली। लेकिन जो हमको प्लेजर्स है वो हमारे लिए केवल एक नेगेटिव स्टेट है, काश हमको मिल जाता। एंड सो इट्स एब्सेंस इज द स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कितना खुश है, या आप अपने लिए डिसाइड करना चाहते हैं कि मैं कितना खुश हूं, यू शुड ऑलवेज चेक अमाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ योर सफरिंग और पेन। आप ये चेक करिए कि मेरे अंदर में कितना कम से कम दुख है। इसको अशोक नाम दिया था बुद्ध ने। वो ये कहते थे कि ध्यान करोगे तो आनंद मत खोजो, यू शुड ओनली सर्च फॉर अशोक, दुख नहीं है।
इट्स मिराकलस। मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, अगर मैं अपने पड़ोसियों से, मैं अपने आसपास के लोगों से देखता हूं तो मेरे बगल में अगर कोई रो रहा है किसी भी चीज को लेकर के, और अगर मैं नहीं रो रहा हूं उस चीज को लेकर के, इसका मतलब मैं काफी सुखी हूं। मैं देखता हूं आसपास कितनी गरीबी है, उनको देख करके जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे लगता है मैं कितना सुखी हूं। मुझसे बहुत अमीर आदमी आया, उसको देखता हूं बहुत अमीर है, लेकिन उसका पैसा और मेरा पैसा दोनों बराबर नहीं है, तो वो स्टैंडर्ड मैं नापता ही नहीं हूं, क्योंकि वो तो बराबर है ही नहीं। तो नापता क्या हूं अपने आप को खुश देखने के लिए कि क्या उसके पास जो सफरिंग है और मेरे पास जो सफरिंग है, अगर वो नहीं है तो मैं बहुत खुश हूं। इसलिए सो इट इज द एब्सेंस ऑफ सफरिंग इज द स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस। अगर नापना है तो आपको क्या नापना होगा कि कितनी कमी है आपकी सफरिंग में। अब आगे देखिए, इसका मतलब यह है, इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट वी शुड नेवर परचेज प्लेजर एट द प्राइस और इवन एट द रिस्क ऑफ पेन। दिस इज लाइक ब्लो। जो कुछ भी बनाया है मैंने आज तक दिमाग में, हम लोग पूरी कमाई धमाई करना चाहते हैं ताकि हम प्लेजर्स इकट्ठा कर सकें। और जो अभी हमने सुना वो कह रहा है, इसका यह मतलब होता है कि वी शुड नेवर परचेज, कभी मत खरीदिए प्लेजर को एट द रिस्क और एट द प्राइस ऑफ पेन। अगर आप किसी प्लेजर को लेते हैं और उसको लेने की वजह से आपको पेन से बच जाएंगे तो मत करिए। क्यों? Since we then pay what is positive and real for something that is negative and illusory. Pain is real and pain is positive. पेन का बड़ा खास रोल है हमारी लाइफ में। अगर आपने उसको किसी प्लेजर से छुपा दिया, मान लीजिए मेरे अंदर खूब अकेलापन है, एक पेन है, सफरिंग है, और मैं उसको छुपा देता हूं ड्रिंक से, दारू से, या दोस्तों से, या अमीरी से, तो क्या हुआ? कोई ऐसी चीज जो रियल थी उसको मैंने एक इल्यूजरी, एक झूठ से छुपा दिया। इसका नुकसान क्या है देखिए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये नहीं करते हैं, अगर आप पेन को प्लेजर से नहीं छुपाते हैं, वी आर लेफ्ट विथ अ गेन, हमको एक प्रॉफिट होता है। व्हेन वी सैक्रिफाइस प्लेजर इन ऑर्डर टू अवॉइड पेन, जब आप प्लेजर को हटा देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं ताकि पेन भी ना मिले, तो क्या होता है? इट इज रियली द ग्रेटेस्ट एब्सर्डिटी, ये बहुत अजीबो गरीब दुनिया की हालत है, to turn this scene of woe and lamentation into pleasure resort and to aim at joys and pleasure rather than at the greatest possible freedom from the pain. Pain's purpose is to get greatest possible freedom from pain. पेन ऐसा नहीं है कि ऐसे एक्सीडेंटली आपको पेन आ गया है, उस पेन का एक खास पर्पज है। आपको जब उस पेन से परमानेंट सफरिंग, जब वो वायरस, जिस चीज से ये सब सिम्टम निकल के आ रहे हैं, अकेलापन, गरीबी, भुखमरी, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, जो भी चीज आपको मिल रही है उस पेन की वजह से आ रही है, और आपने उसको छुपा दिया, तो उस पेन का जो पर्पज था वो एक बीज की तरह था जिसकी वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ को खोज सकते थे। लेकिन जब आप उसको कवर कर देते हैं प्लेजर से, तो आपने क्या किया? आपने उस सीड को छुपा दिया। ये बड़ी एब्सर्डिटी है कि लोग अपने वो और लैमेंटेशन, वो मतलब संकट, तकलीफें, और लैमेंटेशन मतलब मातम, इस चीज को क्या बना देते हैं पता है? प्लेजर रिसोर्ट। जब हम दुखी होते हैं किसी भी चीज को लेकर के, हम सोचते नहीं अब मैं ऐसा कब करूंगा कि कभी मुझे दुख हो ही नहीं। रावण को देखा था, रावण को बेइज्जती हुई थी शुरू में, तो उसने गया सोने की लंका बना दी। जो भी आदमी प्लेजर्स इकट्ठा करता है वो अपने दुखों और तकलीफों को बर्बाद कर दे रहा है। अगर वो ये जॉय और प्लेजर्स एम करता है तो, बिकॉज दीज आर देयर फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल फ्रीडम फ्रॉम द पेन, जो सबसे ज्यादा पॉसिबल फ्रीडम है पेन से, वो मिल सकता है हमको। फॉर ऑल प्लेजर्स आर इल्यूजरी, क्योंकि सारे के सारे प्लेजर्स हैं क्या? वो इल्यूजरी हैं। इल्यूजरी मतलब आज हैं, कल नहीं रहेंगे। आई वॉज सिटिंग लाइक दिस एंड थिंकिंग, अरे डॉक्टर आशीष, अब तुम क्या करोगे? अब तुम किस चीज के लिए कमाओगे? कौन कौन सा प्लेजर इकट्ठा करोगे? बिकॉज तुम्हारा पेन ही तुमको वहां, आपका पेन ही है वो कंपस जो आपको आपके सेल तक ले जाएगा। इफ यू सिट, यू ऑब्जर्व योर पेन्स, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम दैट पेन। यू हैव टू सी दैट पेन टू बी फ्री फ्रॉम दैट पेन। लेकिन अगर तुम अपने आप को कवर कर देते हो ढेर सारे प्लेजर से, देन व्हाट विल यू डू? एक और बात, आज का लास्ट पैराग्राफ है। विथ एक्सपीरियंस आफ्टर टाइम, कुछ एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा जब लाइफ का, अभी तो आप बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जब आप रियल लाइफ में आएंगे, कमाएंगे, हर चीज झेलेंगे, तब आप देखेंगे
टाइम टीचेस अस दैट हैप्पीनेस एंड प्लेजर्स आर फटा मोर्गाना. एक बार बोलेंगे, फाटा मोर्गाना. इटालियन वर्ड है, बोलिए. फाटा मोर्गाना. आप ये देखेंगे कि जो भी हैप्पीनेस और प्लेजर है वो एक्चुअली फाटा मोर्गाना है, विच इज विजिबल ओनली फ्रॉम डिस्टेंस एंड वैनिशेस व्हेन वी अप्रोच इट. जो दूर से तो दिखता है लेकिन जब आप उसके पास जाइए तो खत्म हो जाता है. इसको हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका. सुना है कभी मृग मरीचिका? मिराज. आप कभी फाटा मोर्गाना खोजिएगा विकिपीडिया पे, उसमें ढेर सारे दूर से ना समंदर में लोग फोटोज खींची गई हैं. दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा शिप है, लेकिन जब पास जाके देखा गया तो कुछ है ही नहीं वहां पर. रेगिस्तान पे आप जब चलते हैं या गर्म रोड पर आप जब गाड़ी चलाते हैं आपको लगता है दूर से कि पानी है, लेकिन जब आप पास जाते हैं तो होता नहीं है. तो फाटा मोर्गाना मतलब हैप्पीनेस प्लेजर क्या है? दूर से आप उसको चाहते हैं, जब आप उसके पास पहुंचते हैं उसको ले लेते हैं, कुछ दिन बाद गायब. एवरी प्लेजर रेस्ट्स ऑन इल्यूजन. सारे के सारे प्लेजर इसी बात पर टिके हुए हैं, इल्यूजन पर. दूर से वो आपको अच्छे लगेंगे तभी तो आप उसको अप्रोच करेंगे. ऑल एट वंस द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर इज इन रियलिटी नॉट एट ऑल एज वी सी इट. जो हम देखते हैं दूर से हमको लगता है हाँ यार वो मिल जाएगा ना, जिंदगी पूरी सेट हो जाएगी. लेकिन जब एंड दिस अप्लाइज अबव ऑल, और इन सब में से सबसे ज्यादा तो ये अप्लाई किस पर करता है पता है? ह्यूमन बॉडी, हमारी शरीर के प्लेजर्स. द कीनेस्ट प्लेजर इन वॉल्यूप्चसनेस, जो हमारी सेंसुअलिटी है, सेक्स है, प्यार है, मोहब्बत है, इसमें सबसे ज्यादा है. सफरिंग हाउ एवर, लेकिन सफरिंग किस चीज पर रेस्ट करती है? सफरिंग रियलिटी है. रेस्ट ऑन डिसअपियरेंस ऑफ इल्यूजन. जब आपके इल्यूजन्स, कोई मुझसे प्यार करता था, अब वो प्यार नहीं करता, तो एक इल्यूजन टूटा और मुझे क्या मिला? सफरिंग. मैं खूब अमीर था, मेरे पास एक बड़ा बंगला था, लेकिन वो EMI पर था. नौकरी चली गई, बंगला छिन गया, बैंक लेके चला गया. यहीं काशीनगर में एक घर बिका था. हम सोचे थे हमको पता चल जाता तो हम खरीद लेते. कम से कम 50 लाख का घर 12 लाख में बिका था. उसकी घर की बेटी हमारे पास कोई नौकरी के लिए आई थी. नौकरानी का काम करने के लिए आई थी. शी वॉज स्टडिंग इन डॉन बॉस्को फ्यू ईयर्स बैक. फिर छोड़ दिया उसने बिकॉज पापा बहुत अच्छा कमा रहे थे. शी वॉज रिच एंड सडनली नाउ शी इज नो मोर रिच. शी इज सफरिंग. सफरिंग हाउ एवर रेस्ट. और सफरिंग किस चीज पर डिपेंड करती है? डिसअपियरेंस ऑफ इल्यूजन. ढेर सारे इल्यूजन हमको रोजमर्रा की लाइफ में होते हैं. आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? हम रूल्स सीख रहे हैं. अब आप जब लाइफ में जाएंगे, आपको एक कोई प्लेजर आपसे छीन लिया जाएगा तो आपको मिलेगा दुख. तो आपको क्या करना होगा? उसके ऊपर ऐसे स्माइल करना होगा. आपने अपनी चाल चल ली, मैं समझ गया, मुझे मालूम पड़ गया अब घोड़ा सीधे नहीं चलता. आपको मालूम पड़ गया कि अब मैं प्लेजर्स पेन के बदले नहीं एक्सचेंज करने वाला. इसीलिए बड़े बड़े साधुज, दे लिव अ लाइफ ऑफ मॉन्कहुड. आई एम नॉट सेइंग दैट डू दिस. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसको आप करिए. मैं खाली कह रहा हूं लेट्स कीप अंडरस्टैंडिंग द रूल्स ऑफ द गेम. सफरिंग रेस्ट्स ऑन डिसअपियरेंस ऑफ इल्यूजन एंड हेंस डिसइल्यूजनमेंट. डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है मोह भंग. एंड इट मस्ट इनएविटेबली फॉलो द प्लेजर. और अक्सर ऐसा होता है जब भी प्लेजर के बाद ये आता है, हमेशा प्लेजर जब आएगा उसके पीछे सफरिंग आएगी. एज द व्हील्स फॉलो द हूफ ऑफ द ऑक्स दैट ड्रॉज द कार्ट. ये बहुत पुराना एग्जाम्पल था बुद्ध का. उस जमाने में कारें चलती नहीं थी, घोड़े तांगे सब चलते थे, बैलगाड़ियां चलती थी. तो बोलते थे सफरिंग प्लेजर के पीछे आती है. ठीक वैसे ही जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पीछे आते हैं. तो अगर आपने प्लेजर लिया है तो भी इंतजार करिए सफरिंग का. That's it for today.